हेलो दोस्तों, लेकर के आ गए हैं हम इंटरनेशनल लॉ का अगला शॉर्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल समय नहीं लगाते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि में समुद्री युद्ध की विधियों का वर्णन कीजिए। चलिए तो करते हैं वर्णन। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत समुद्री युद्ध की विधियों का वर्णन करना है हमें। विधियां इस तरह से हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत समुद्री युद्ध का उद्देश्य शत्रु को उन यातायात के साधनों से वंचित रखना है जो समुद्र को अनाधिकृत संपत्ति के रूप में अपने राष्ट्रों को प्राप्त करते हैं, और शत्रु के समुद्री खेड़े को हराने के साथ साथ व्यापारिक बेड़े का विध्वंस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में समुद्री युद्ध से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री युद्ध हैं, ठीक है, उनकी विधियां सबसे पहले ये होती है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो युद्ध हो रहे हैं वो क्या करते हैं कि कोई अगर देश है तो अपने जो विपक्षी है, मतलब कि शत्रु देश है, उसके यातायात के साधनों से उसको वंचित रखने की कोशिश करते हैं। क्या होता है इससे, जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। ये है हमारा भारत, ठीक है, और ये है यूक्रेन, रसिया। ये समुद्री रास्ता है। अब यहाँ पर इसमें और पाकिस्तान में ये लड़ाई होती है, इसमें और पाकिस्तान में लड़ाई होती है, ठीक है। तो यहाँ से सामान आता है पाकिस्तान के लिए, भारत यहाँ पर है, तो भारत क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा ताकि इसके पास में कोई भी सामान ना आए, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये विधि है युद्ध वाली। यातायात साधनों को प्रभावित कर देगा, ना उसके देश से किसी और देश में जाने देगा, ना उसके देश में कहीं और से आने देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत ये तो हमने पढ़ लिया। हाँ, समुद्र के जलपोतों पर आक्रमण और उनका अधिग्रहण। समुद्र के जलपोत मतलब कि जहाँ समुद्र होता है, समुद्र के जलपोत होते हैं, ठीक है। समुद्री युद्ध में शत्रु के विरुद्ध हिंसा के उपयोग का सबसे बड़ा साधन उनके जलपोतों पर आक्रमण करना और उनको पकड़ लेना है। इससे दुश्मन के जहाज़ों के साथ साथ उन पर लदा हुआ माल तथा उस पर सवार दुश्मन जब भी आक्रमण करने वाले के हाथ पड़ जाते हैं तो वह इन जहाज़ों को तथा माल को, हथियार उनको अपने कब्जे में ले लेता है और दुश्मनों को युद्धबंद बना सकता है। समझ में आया? मतलब कि समुद्र में जितने भी अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि एक देश है यहाँ पर, एक देश यहाँ पर है और तीसरा देश यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों की लड़ाई हो गई, इन दोनों की लड़ाई हो गई। इस देश से इसके लिए मदद जा रही है, ठीक है, तो ये बीच में आ जाएगा। यहाँ से ये अपने देश से कुछ यहाँ पे भेज रहा है, ये बीच में आ जाएगा। इन पर के जो जलपोत हैं, मतलब कि जो जहाजवाद जो भी है वो कब्जा कर लेगा और इनको ले लेगा, ठीक है। ओपेनहाइम के अनुसार कोई भी युद्ध करने वाला पक्ष दुश्मन के सभी जहाज़ों पर तभी हमला कर सकता है जब दुश्मन देश के जहाज़ तलाशी देने से मना कर दे। शत्रु देश के जहाज़ों पर हमला तभी किया जा सकता है जब वे तलाशी देने से मना कर देते हैं। तभी शत्रु बहुत ही सुंदर इन्होंने बात कही है। इसने कहा है कि जो दुश्मन देश है उसका अगर जहाज है या कुछ भी है, ठीक है, दुश्मन देश का जहाज अगर समुद्र से होकर जा रहा है, दूसरा देश उस पर तभी हमला आएगा, आकर कहेगा क्या लेके जा रहे हो बताओ, तो वो कुछ नहीं बताएगा, कुछ भी करता है। वो कहता तुम क्या लेते हो, उसके बाद में वो कहता है तलाशी दिखाओगे, तलाशी दिखाने से मना कर देता है तो क्या होगा कि ये दूसरा देश उस पर हमला कर सकता है। अगर उसने तलाशी दे दी, तलाशी देने के बाद में अगर उसके जहाज में से कुछ असंवैधानिक वस्तु मिलती हैं या कुछ ही मिलता है तो उस पर हमला कर सकता है, मतलब कि उसको अपने कब्जे में ले सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। फिर भी कुछ जहाज ऐसे होते हैं जिन पर किसी राज्य द्वारा हमला नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर ऐसे जहाज निम्नलिखित हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार कुछ जहाज ऐसे भी हैं जिन पर कोई भी राज्य, कोई भी उससे हमला नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो निम्नलिखित हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, उन जहाज़ों का नाम बताइए, ठीक है, उन जहाज़ों के बारे में व्याख्या कीजिए या बताइए, ठीक है, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार समुद्री, ठीक है, जो युद्ध है नहीं किया जा सकता है, फिर उन पर हमला नहीं किया जा सकता। सबसे पहला है चिकित्सा संबंधी जहाज।
दूसरा है धार्मिक वैज्ञानिक कार्यों परोपकार में लगे हुए जलपोत, मछली पकड़ने वाले जलपोत, कार्टल जलपोत, तटस्थ व्यापारिक जहाज, आक्रमण मुक्त शत्रुपोत और डार्क नार्वे। मतलब ये कुछ जहाज हैं जिन पे हम वो कभी भी हमला नहीं कर सकते। इट मीन्स कि जितने भी इलीगल वाले जो जहाज होंगे जिनमें इलीगल सामान का आयात निर्यात हो रहा होगा उन सब पर हमला किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी जरा कॉलेज में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आज उनकी पार्टी चल रही है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत आपको आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बैकग्राउंड में आवाज़ ऐसी आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सा संबंधी जहाज। अब चिकित्सा संबंधी जहाज जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधि में चिकित्सा संबंधी जलपोतों पर हमला नहीं किया जा सकता, अतः चिकित्सा समुद्री सेवा में लगे जहाज़ों को न तो पकड़ा जाएगा और न ही किसी प्रकार की क्षति ही पहुंचाई जाएगी। चिकित्सा संबंधी जहाज़ों को सफ़ेद रंग का बनाया जा सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं चिकित्सा संबंधी जहाज या सफ़ेद रंग के जहाज, इनको नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं धार्मिक वैज्ञानिक कार्यों एवं परोपकार के कार्यों में लगे जलपोत। सन 1907 के हैग के सम्मेलन में यह प्रावधान बनाया गया था कि जो जलपोत वैज्ञानिक, धार्मिक तथा परोपकार जैसे कार्यों में संलग्न होते हैं उनको आक्रमण से मुक्त माना जाता है। इस प्रकार के जहाज़ों को दुश्मनों वाले कार्य नहीं करते। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है मछली पकड़ने वाले जलपोत। 1907 के हैग सम्मेलन के 11वें अभिसमय की धारा 3 के अंतर्गत यह कहा गया है कि तटों पर मछली पकड़ने वाली छोटी छोटी नावों तथा अन्य साधनों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, उन्हें आक्रमण से मुक्त रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कोटलपोत। इस श्रेणी में वह जहाज आते हैं जिनके द्वारा बंदियों का आवागमन होता है और उन्हें शत्रु का जहाज नहीं माना जाता। ठीक है, बंदी मतलब कि जो कैदी होते हैं उनका आवागमन होता है और उनको शत्रुओं का जहाज नहीं माना जाता। उसके बाद है तटस्थ व्यापारिक जहाज। लंदन की घोषणा में शत्रु से अधिक संबंधित व्यापारी जहाज़ों को केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में दंडित किया जा सकता है। मतलब तो व्यापारिक जहाज जो है उनको निम्नलिखित कंडीशन है उनको दंडित करने के लिए। सबसे पहली है जो तटस्थ जहाज प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग ले रहे हों उन पर आक्रमण किया जा सकता है और उन्हें पकड़ा जा सकता है। जो तटस्थ देशों के जहाज शत्रु के नियंत्रण में रहते हुए उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ा या उन पर आक्रमण किया जा सकता है। जो तटस्थ जहाज दुश्मन की सेना को लाने या ले जाने का कार्य कर रहे हैं उनको पकड़ा या उन पर हमला किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना। अब आगे है आक्रमण मुक्त शत्रुपोत। अंतर्राष्ट्रीय विधि के मान्य कुछ परिनियमों के अनुसार भटके हुए दुश्मनों के जहाज पर हमला नहीं किया जा सकता। नार्वे, डाक नार्वे। यद्यपि डाक पर तार विभाग से संबंधित कुछ जहाज़ों में अंतर्राष्ट्रीय नियम निश्चित नहीं है, किंतु लोकनीति जहाज़ों के लिए विचार के अनुसार इन पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। इन पर आक्रमण न करना राज्य के आपसी संबंधों पर भी आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि किन किन जहाज़ों पर नहीं करना है और उन पर क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, उनके बारे में भी हमने बता दिया है। आगे है तटीय नगरों पर बम वर्षा। तटीय नगरों पर बम वर्षा। सन 1907 में हैग सम्मेलन में यह नियम बनाया गया कि युद्धरत विपक्षी राष्ट्र की तटीय बस्तियों, नगरों, कस्बों एवं गांवों पर आक्रमण न किया जाए। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि अस्पताल, विज्ञानशालाएं, कला केंद्र, मंदिर, मस्जिद आदि तथा उपासना गृहों पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। आगे मुक्ति। सन 1907 के हेग सम्मेलन में निम्नलिखित जहाज़ों को उन्मुक्ति, छुटकारा प्रदान की गई हो। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही जो जलपोत शत्रु के बंदरगाहों पर हों या जिनको खुले समुद्र में युद्ध प्रारंभ की सूचना मिल सकी हो। मतलब कि युद्ध समझो के 10 तारीख को युद्ध हुआ, ठीक है, और कोई जो उस देश से है, ठीक है, वो 5 तारीख का निकला हुआ है, ठीक है, और वो फिर हमने 12 तारीख को पकड़ लिया,
तो हम कहेंगे युद्ध चल रहा है और तो इस पर हमला किया जाए, नहीं किया जाएगा, क्योंकि युद्ध चालू हुआ है 10 तारीख पर, वो 5 दिन पहले अपने देश से निकला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में नहीं किया जा सकता। दूसरा कि अगर कोई जहाज है वो हमारे ही देश की सीमा पर पहले से है और युद्ध अभी शुरू हुआ है, तो उसको भी बोल दिया जाएगा जाओ भाई अपने देश से ले जाओ, उस पर भी हमला नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मुक्ति जो नियम है। अब नेक्स्ट है कि जो शांति काल में जलपोत चले हों, जिन्हें युद्ध आरंभ की सूचना न मिल सकी हो, वे जलपोत जिनको युद्ध की सूचना न हुई और स्वदेश लौट रहे हों। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे जो जलपोत हैं उन पर भी आक्रमण नहीं किया जा सकता। अब है दय, आगे है दय का मतलब है सुरंगें। सन 1907 में हैग सम्मेलन के 7वें अभिसमय में विस्फोटक सुरंगों से संबंधित नियमों को प्रतिपादन किया गया। मतलब कि जो विस्फोटक संबंधी सुरंगें थी उनके नियमों को बनाया गया। परिणाम के अनुसार ऐसी सुरंगें नहीं बछाई जा सकती जो विस्फोटक हैं। लंगर की सुरंगें जो निषेध शत्रु के जहाज को रोकती हैं, वे सुरंगें बिछाई जा सकती हैं। ठीक है, मतलब ऐसी नहीं बिछाई जा सकती जो विस्फोटक हों। केवल लंगर की सुरंगें जो निषेध शत्रु के जहाज को रोक सकती हैं, विस्फोट नहीं कर सकती, रोक सकती हैं, वो सुरंगें बिछाई जा सकेंगी। अब है पनडुब्बी। क्या है? पनडुब्बियां। पनडुब्बियों के लिए यह सर्वथा वैध है कि वे दुश्मन के व्यापारिक जहाज़ों को परीक्षण और तलाशी के बाद पकड़ लें तथा शत्रु के जंगी जहाज़ों को बिना किसी पूर्व सूचना के डुबो दें। किंतु उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जिस जहाज़ को डुबोती हैं उस पर सवार व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। समुद्री युद्ध में भी स्थल युद्ध के समान छलपूर्ण उपायों को वैध माना जाता है, बशर्ते कि विश्वासघात न किया गया हो। ठीक है, पनडुब्बियाँ ये एक ऐसा सर्वथा वैध होती हैं कि व्यापारी के जहाजी जो होते हैं उनका परीक्षण लें, तलाशी लें और उसको पकड़ लें तथा शत्रु के जो भी जंगी जहाज हैं वो किसी को भी डुबा सके। पनडुब्बियाँ जो होती हैं बहुत ही खतरनाक होती हैं, इस सेना के पास में होती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें। दोबारा इसको यहाँ से देख करके अपने उसमें भी लिख लें और पेपर में आएगा, उसके बाद इसको लिख करके लेके आएँ। और 20 से 4 नंबर या 4 नंबर में भी आ सकता है, 20 नंबर में भी आ सकता है, तो नंबर प्राप्त करें। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।